तो हेलो दोस्तों, हमने कल इसके बारे में बात की थी कालीबंगा के बारे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ट सभ्यता। तो दोस्तों ये पैटर्न आपको कैसा लगा, ये आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये आपको पैटर्न कैसा लगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्ट सभ्यता के बारे में। आर्ट सभ्यता दोस्तों कहाँ पर विकसित हुई है? तो दोस्तों ये उदयपुर राजस्थान में विकसित हुई है दोस्तों। और दोस्तों आपसे यदि नदी की बात कर ली जाए कि ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, तो दोस्तों ये आयड़ नदी है। और दोस्तों इसी नदी को बेचर नदी, जो दोस्तों इसकी सहायक नदी है, इसके किनारे पर विकसित हुई है। और दोस्तों बनास नदी इसकी सहायक नदी है। यानी कि दोस्तों आयड़ और बेचड़ नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये बनास नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं तो दोस्तों इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पर ही मिले हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो इसे लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो मात्रा में है ना दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तांबा मिला है और दोस्तों यहाँ पर लोहा मिला है। इसलिए दोस्तों इस सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता और दोस्तों इसी सभ्यता को दोस्तों लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके प्राचीन नामों के यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। इसे दोस्तों ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसे अघात पूर्व भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे अघाट दुर्ग भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों अघाट दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग मिला है और इस दुर्ग को दोस्तों अघाट दुर्ग कहा जाता है। आगे दोस्तों मैं बात करूँ कि इसके उपनाम और क्या क्या हैं, तो दोस्तों इसके तो ये थे दोस्तों प्राचीन नाम। इसके प्राचीन नाम क्या थे दोस्तों? ताम्रवती नगरी और अघाटपुर और अघाट दुर्ग इसके नाम थे, प्राचीन नाम। यदि दोस्तों मैं इसके उपनामों की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों इसके उपनाम है बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति। इसके उपनाम है। आप इसे बनास संस्कृति भी कहते हो दोस्तों और इसे आप आहड़ संस्कृति भी कह सकते हो। और दोस्तों ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये धीरज लाल सांकलिया ने कहा था। और दोस्तों धीरज लाल सांकलिया ने क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक 40 फीट गड्ढा मिला है और दोस्तों इसमें 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के अवशेष मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है किसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के अवशेष मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं आहड़ सभ्यता में। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये किसने कहा था कि यहाँ पर 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के अवशेष मिलते हैं? तो दोस्तों ये धीरज लाल सांकलिया ने कहा था। और दोस्तों इसे मृतकों का टीला की सभ्यता भी कहा जाता है। मृतकों के टीलों की सभ्यता भी आर्ट सभ्यता को कहा जाता है। आगे बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यदि हम कालीबंगा की बात करते हैं तो दोस्तों वो एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन दोस्तों यह जो आर्ट सभ्यता ही ये दोस्तों ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूँ तो दोस्तों और क्या मिला है दोस्तों? इसके उत्खनन करता हूँ कि यदि दोस्तों मैं बात करूँ कि सर्वप्रथम इसका उत्खनन किसने किया था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों वो हो जाएगा पंडित अक्षय कीर्ति अग्रवाल ने। जी हाँ दोस्तों, पंडित अक्षय कीर्ति अग्रवाल ने किया था, जिसे दोस्तों हम शॉर्ट में RC अग्रवाल भी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? शॉर्ट में RC अग्रवाल भी कहते हैं। और दोस्तों इसने कब खोदा था और दोस्तों कहाँ पर खोजा था? तो दोस्तों इसे 1954 ईस्वी में खोजा गया था। ईस्वी में खोजा गया था दोस्तों, और इसे धूलकोट स्थान पर खोजा गया था। किसे खोदा गया था दोस्तों? आर्ट सभ्यता को। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है अक्षय कीर्ति, ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा दिया था। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूँ AC अग्रवाल, तो दोस्तों श्री रतनलाल अग्रवाल को कहा जाता है। और जो पहले थे अक्षय कीर्ति व्यास हैं दोस्तों, जो प्रथम थे जिन्होंने कब खोजा था? 1953 में प्रथम खोजकर्ता माना जाता है दोस्तों। कौन माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को प्रथम खोजकर्ता आर्य सभ्यता का। दूसरे खोजकर्ता की यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो रतन चंद्र अग्रवाल को माना जाता है दोस्तों। इसे ही कहते हैं RC अग्रवाल। और दोस्तों इसे धूलकोट स्थानीय में टीला में खोजा गया था। और दोस्तों ये कब खोजा गया था दोस्तों? ये खोजा गया था 1954 ईस्वी में। आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो तीसरे जो खोजकर्ता रहे हैं वह रहे हैं दोस्तों VN मिश्रा और सांकलिया। यानी कि दोस्तों ये सांकलिया है ना, वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। आगे बात करता हूँ दोस्तों,
जो कब खोजा गया था दोस्तों ये, तो दोस्तों 1961 से 1962 के बीच में खोजा गया था। ये भी आपको याद रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है दोस्तों सभी को, इससे दोस्तों हमें याद होता रहेगा। सबसे मोस्ट की यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों ये अक्षय कीर्ति व्यास होंगे और रतनलाल अग्रवाल, यानी कि दोस्तों मिट्टी के लाल रतनलाल अग्रवाल। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या बात है इसमें याद करने योग्य, तो दोस्तों और बात है दोस्तों कि जो इसमें चौथे जो खोज करता थे उसका क्या नाम है दोस्तों, ये मोस्ट पर्सन है दोस्तों चौथे खोजकर्ता का। ये कैसे है दोस्तों, विजय कुमार एवं पी.सी. चंद्रवती। ये कौन थे दोस्तों, जो दोस्तों जब भारत सरकार बनी थी तब दोस्तों विजय कुमार और पी.सी. चक्रवाल ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, ये इनकी खुदाई के लिए नियुक्त किए गए थे ये दो व्यक्ति। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार ने किन दो व्यक्तियों को आहट सभ्यता के उत्खननकर्ताओं में शामिल किया गया है, तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा विजय कुमार, एक तो दोस्तों विजय कुमार, एक दोस्तों पी.सी. चक्रवर्ती। ये भी आपको याद रखना है। आगे दोस्तों अब मैं इसकी विशेषताओं की बात करता हूँ कि इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो दोस्तों इसकी विशेषताओं को भी आप बारी बारी से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो पहली विशेषता है, इसकी पहली 3 स्तरों पर विशेषता बांटी गई है। तो दोस्तों इनकी जो पत्थरों की अधिकताओं के जो औजार मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पत्थरों के औजार मिले हैं, जो इन पत्थरों को कहा जाता था, इसे दोस्तों फिट कहा जाता है। इन पत्थरों को 60 फिट कहा जाता है दोस्तों, 60 फिट की कहा जाता है इन पत्थरों को, जिनका उपकरण क्या था दोस्तों, औजार बनाना, जिनका उपयोग क्या था दोस्तों, औजार बनाना। और दोस्तों लोहा और कांसे और तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले हैं। किस किस के उपकरण मिले हैं दोस्तों, लोहा, कांसा और तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले हैं। और दोस्तों यहाँ से मर्त भांडों के प्रमाण भी मिले हैं इस सभ्यता से, यानी कि दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि आहट सभ्यता के तीसरे स्तर पर किसके प्रमाण मिले हैं, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आंसर कि मर्त भांड के प्रमाण मिले हैं। आगे दोस्तों बात करता हूँ और विशेषताओं के बारे में कि और इसकी क्या विशेषता रही है, तो दोस्तों और इसकी विशेषता रही है उसे भी आप बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों, और इसकी क्या विशेषता रही है। तो दोस्तों बस ये आ गई आपकी विशेषता। तो दोस्तों आहट सभ्यता की सर्वप्रथम जो ज्ञान और आहट का जो पास उत्खनन होता है दोस्तों, सर्वप्रथम आहट सभ्यता का ज्ञान आहट के पास उत्खनन से होता है। यानी कि दोस्तों जो इसका जो उत्खनन है वो सर्वप्रथम कहाँ से होता है, तो दोस्तों वह ज्ञान आहट से प्राप्त होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे दोस्तों मैं बात करूँ इसकी कि और क्या है, तो दोस्तों यहाँ के मकान है ना जो दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित है, ये बात मोस्ट है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो सारे के सारे मकान है वह सिर्फ कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कहाँ के, तो दोस्तों वो आहट सभ्यता के। यदि दोस्तों हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो दोस्तों वहाँ कच्ची और पक्की ईंटों के दोनों के प्रमाण हमें मिलते हैं कि दोनों प्रकार की वहाँ पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों अधिकांश मकान आयताकार थे, ये भी आपको याद रखना है। आयत तो दोस्तों आप जानते होंगे कि आयताकार कैसे होता है, जिसकी दोस्तों आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, जस्ट ऐसे। ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। यदि दोस्तों ये 2 है तो दोस्तों ये भी 2 होगी, ये 4 है तो दोस्तों ये भी 4 होगी, लंबाई और चौड़ाई। और दोस्तों आयत का सूत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी दोस्तों। ये तो दोस्तों हमने उसमें भी देखा था कालीबंगा सभ्यता में कि यहाँ पर एक सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी थी। आगे दोस्तों और बात करता हूँ इस सभ्यता की और क्या बारे में, तो यहाँ के एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले दोस्तों। यानी कि दोस्तों जिस घर में दोस्तों सामूहिक भोजन होगा तो दोस्तों वहाँ से 1 से अधिक तो चूल्हे मिलेंगे ही, सही है, तो आपको भी मालूम होगा। आगे बात करता हूँ दोस्तों एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं दोस्तों। यहाँ से जो आहट सभ्यता में वहाँ पर 1 से 6 चूल्हे मिले हैं दोस्तों, 6 चूल्हे मिलने के प्रमाण माने जाते हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों में एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान भी मिले। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता में मानव के हथेली के निशान चूल्हे में मिले हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों वो हो जाएगा आहट सभ्यता। आगे बात करता हूँ दोस्तों यहाँ के बिना हाथ का जल पात्र भी मिला है। यानी कि दोस्तों गिलास का टाइप जो होता है आज के वर्तमान में जो जैसे हम गिलास मानते हैं उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो उसको वैसा ही एक बर्तन दोस्तों कहाँ पर मिला है, आहट सभ्यता में मिला है,
जिसे दोस्तों जल पात्र कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा ही जो पात्र है वह ईरान और बलूचिस्तान पर भी मिला है। यानी कि दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि जो दोस्तों ये जल पात्र हैं वह ईरान और दोस्तों बलूचिस्तान के समझौतों को मजबूत बनाने की पड़ताल पर हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ के नाते रिश्ते वहाँ पर भी रहा करते थे। आगे बात करता हूँ दोस्तों, गोरे और काडे क्या थे। दोस्तों ये बहुत मोस्ट पर्सन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि गोरे और कोडे क्या थे। तो दोस्तों ये अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित दोस्तों एक लंबा चौड़ाई पर एक ये बनाया जाता था जिस पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। तो दोस्तों उसका भी हम कोड़े व खोटे कहा जाता है दोस्तों। खोटे आपको मालूम ही होगा दोस्तों, अनाज भंडार भी कहा जाता है दोस्तों, अनाज भंडार भी इसे कहा जाता है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। और दोस्तों 6 प्रकार के तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं मिली हैं दोस्तों। ये पर्सन भी मोस्ट है दोस्तों, इसे आप मोस्ट लगा लेना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 प्रकार से निर्मित यूनानी मुद्राएं भी यहाँ पर मिली गई हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों, 3 मोहरें प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आप बता दें कि 3 प्रकार की यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई है जो किससे निर्मित है दोस्तों, तांबे से निर्मित है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों जो इस मोहरों पर दोस्तों हेड और टेल होता है। तो दोस्तों एक तरफ तो त्रिशूल का चित्र था और दोस्तों एक पर अपोलो का चित्र था। अपोलो कौन था तो दोस्तों यहाँ के जो देवता थे उसे यूनानी देवताओं को अपोलो कहा जाता था दोस्तों, यूनानी देवताओं को अपोलो कहा जाता था। और दोस्तों जो इनकी धाराएं होती थी दोस्तों, ये धारा इसमें दोस्तों यूनानी भाषा में लेख लिखे जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि मैं इसके पीछे का तर्कस की बात कर लेता हूँ, हाथ में तीर होते थे दोस्तों। और दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि यूनानी देवताओं का चित्रण भी इसमें अंकित था। और दोस्तों ये कहाँ से मिली है तो दोस्तों ये धूलकोट के किले से मिली है। ये मुद्रा कहाँ से मिली है दोस्तों, तो दोस्तों ये धूलकोट के किले से मिली, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों 1 नंबर में। आगे बात करता हूँ दोस्तों यहाँ के उद्योगों के बारे में कि यहाँ के उद्योग क्या रहे हैं जिस टाइम पे। तो दोस्तों इनके उद्योगों के बारे में भी हम बारीकी से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न बताएं कि दोस्तों यहाँ के उद्योग क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों यहाँ का तांबा का था, यह भी आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग भी तांबे का ही था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, तांबे के उपकरण में मिले। तो दोस्तों यहाँ के जो तांबे के उपकरण में क्या क्या मिले हैं तो दोस्तों यहाँ कुल्हाड़ा मिला है और दोस्तों यहाँ शस्त्र और अस्त्र दोनों मिले हैं। और दोस्तों तांबे को गलाने के लिए यहाँ पर एक भट्टी मिली है जो विश्व में एक मात्र है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनके नीचे दिए गए निम्न में से कौन सी सभ्यता में तांबे की भट्टी मिली है। तो दोस्तों वो मिली है आहड़ सभ्यता से। आगे बात करता हूँ दोस्तों, बेल की आकृति भी यहाँ पर मिली है जो दोस्तों टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। ये तो आपको याद रखना, टेराकोटा पद्धति से आपसे कौन सी आकृति मिली है तो दोस्तों ये बेल की आकृति मिली है जिसे दोस्तों बनाया गया है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, आभूषण और कपड़े की शव के साथ दफनाने के या फिर दोस्तों गाड़ने के अवशेष मिले। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति की यदि दोस्तों मृत्यु हो जाती थी तो दोस्तों उसके कपड़े और वो आभूषण भी उसके साथ दफनाने के अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इनका जो दोस्तों शव होता था बनने के बाद जो दोस्तों सिर होता था उसे उत्तर दिशा में और दोस्तों पैर दक्षिण दिशा में होते थे। इस सभ्यता की मुख्य रूप से विशेषता रही है। यही विशेषता दोस्तों कालीबंगा में रही है। लेकिन दोस्तों कालीबंगा में 3 प्रकार से मानव को दफनाने के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों, कृषि से परिचित थे दोस्तों। और ये कृषि से परिचित थे ये किसने कही थी दोस्तों ये बात, तो दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने ये बात कही है कि आहड़ के सभ्यता के लोग फसलों से परिचित थे। और दोस्तों इसकी मुख्य फसल क्या थी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी मुख्य फसल थी ज्वार और दोस्तों चावल। ज्वार और दोस्तों चावल इनकी मुख्य फसल थी। कालीबंगा की बात करूं दोस्तों मैं, वहाँ पर दोस्तों गेहूं और चावल मुख्य रूप से फसल थी। आगे बात करता हूं दोस्तों, यहाँ के लोग रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कपड़े मिले हैं वहाँ पर दोस्तों रंगाई और छपाई का कार्य भी हुआ करता था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, इन पद्धति को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो दोस्तों इस पद्धति को चक्रकूप पद्धति भी कहा जाता था। आगे दोस्तों बात करता हूँ कि चक्रकूप पद्धति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। कूप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों उस सभ्यता में यानी कि दोस्तों जो
वहाँ पर ये आर्ट सभ्यता विकसित हुई है। वहाँ पर दोस्तों बारिश से बचने के लिए वहाँ के व्यक्ति क्या करते थे, अपने घर में एक 40 फीट का गड्ढा बनाते थे दोस्तों, और वहाँ पर एक मिट्टी के घड़े रखा करते थे ऐसे दोस्तों। और दोस्तों जब बारिश का पानी आता था तो दोस्तों इन घड़ों में सूख जाता था। और दोस्तों बाढ़ या बारिश से बचने के लिए दोस्तों वहाँ की इस पद्धति को अपनाया जाता था। और दोस्तों इसी पद्धति को चक्रकूप पद्धति कहा जाता है। और दोस्तों कूप का मतलब इस सभ्यता में कुआं से लिया गया है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अब हमारे सभ्यता आती है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। बहुत मोस्ट पर्सन है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आर्ट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता क्या है दोस्तों, ये कहाँ पर विकसित हुई है और किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, इसके उपनाम क्या हैं और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हम बारी बारी से जानकारी पढ़ते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर विकसित हैं, तो दोस्तों ये गणेश्वर स्थान पर हुई है और नीम का थाना और दोस्तों सिक्कर पे विकसित हुई है। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है दोस्तों, तो दोस्तों ये सिक्कर जिले में विकसित हुई है। नदी की बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों कांतली नदी है के किनारे पर विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। आगे बात करूँ दोस्तों इसके उपनामों की, तो दोस्तों इसके उपनाम है ताम्र संचय सभ्यता, यानी कि दोस्तों इसका उपनाम भी पूछा जा सकता है कि ताम्र संचय सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ तांबा का उपयोग सर्वाधिक हुआ है, तो दोस्तों इसे ताम्र संचय सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों ताम्रकालीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, यह तो आपको याद रखना। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता है तांबे के उपयोग में। आगे बात करता हूँ दोस्तों में भारत में सभी तत्कालीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है दोस्तों? सभी ताम्रकालीन, यानी कि दोस्तों तांबों से निर्मित सभ्यताएं उसकी सबसे प्राचीन जननी माना जाता है। यह तो आप समझ गए होंगे जननी किसे कहते हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों प्रथम उत्खननकर्ता के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे दोस्तों RC अग्रवाल भी कहा जाता है। कब खोजी थी दोस्तों? तो 1977 ईस्वी में खोजी गई थी, सन 77 ईस्वी में, 1977 में। और दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं? RC अग्रवाल, इसी ही को कहते हैं। आगे दोस्तों बात करता हूँ, तो दोस्तों इसका काल चक्र की बात करूँ दोस्तों कि इसका काल क्या रहा है, तो दोस्तों इसका काल रहा है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व। और दोस्तों यदि आपसे मैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में पूछूं कि इसका काल क्या रहा है, तो दोस्तों से कार्बन C पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक किसका काल रहा है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता का काल रहा है। ये बात भी आपको भूलना नहीं है। अभी दोस्तों मैं इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या क्या रही है और क्या क्या नहीं रही है। तो दोस्तों विशेषताओं को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों अक्सर प्रश्न विशेषताओं में से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है सबसे अधिक तांबा का उपयोग यहाँ पर मिला है। उपकरण, यानी कि दोस्तों उपकरण सबसे अधिक कहाँ पर मिला है? गणेश्वर सभ्यता में मिला है। आगे बात करूँ दोस्तों इसके नामों की, तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या उपकरण मिले हैं तांबे के, तो दोस्तों यहाँ पर मिले हैं बाघरें, चूड़ियाँ, कुल्हाड़े, परसे, मछली पकड़ने का कांटे वाला जाल और सुई और भाले। यानी कि दोस्तों जो तांबे के जो सामान मिले हैं वहाँ पर ये मिले हैं। सुई दोस्तों, भाले मिले हैं और मछली पकड़ने का कांटे का जाल भी मिला है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि मछली किस लिए पकड़ते थे वहाँ के आदमी? तो दोस्तों खाने के लिए पकड़ते थे। तो दोस्तों वहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति रहा करते थे। कहाँ पर रहा करते थे? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में रहा करते थे। आगे बात करूँ दोस्तों, यहाँ के लोग तांबे के साथ अन्य धातुओं से परिचित नहीं थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो तांबे के धातु हैं वहाँ पर दोस्तों 99% दोस्तों वहाँ की धातु में तांबा पाया गया है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग तांबे के अलावा और किसी धातु से परिचित नहीं थे। यदि दोस्तों वहाँ के परिचित थे तो दोस्तों वहाँ के धातु, यानी कि दोस्तों जो तांबा धातु है उसमें वो मिलावट करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने मिलावट नहीं की और 99% वहाँ के लोग तांबा का उपयोग करते थे। आगे बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ के मकान पत्थरों से बने थे, यानी कि ये दोस्तों मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों अन्य पर ईंटों से बने मकान मिले हैं अभी तक, लेकिन दोस्तों एक ये सभ्यता है जहाँ पर पत्थरों से बने हुए मकान मिले हैं। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है।
आगे बात करूँ, यहाँ पर जो मर्तभांड और मृतपात्र मिले हैं उन्हें कर्पण की वृणी मर्तभांड को कहा गया है। यहाँ दोस्तों कर्पण वृणी कहा गया है। यहाँ के जो मर्तभांड मिले हैं उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों, कर्पण वृणी कहा गया है। आगे बात करूँ दोस्तों, भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक साथ यहीं मिले हैं। ये तो आपको मस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहली बार तांबा का उपकरण का प्रयोग यहाँ पर ही मिल रहा है। कौन सी सभ्यता, तो दोस्तों ये हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। दोस्तों ये आपको पैटर्न कैसा लगा, ये आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और दोस्तों फिर अगली सभ्यताओं के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए वंदे मातरम नोट्स बना लेना दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।